नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे दिल्ली में फिर से बने चुनावी समीकरण की और कैसे चोरी हुए कांग्रेस के खजाने से 10 करोड़ रुपए, और लखनऊ में कहां बना राजनीतिक फ्लाईओवर, और कौन कर रहा है चिट्ठी से पैसों की उगाही, कैसे लगेगी नशे पर रोकथाम। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में। तो प्राइम टाइम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें आजाद खालिद चैनल हेड गुलिस्तान न्यूज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू रविंद्र। तो चलिए मुद्दों को समझते हैं। पहले दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज दिल्ली विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसके साथ दिल्ली में 9 महीने से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो गई। माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। केंद्र कैबिनेट ने आज दिल्ली विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किया गया, जिसमें नजीब जंग ने भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ बात के बाद राष्ट्रपति से दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की थी। दिल्ली में 9 महीने से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो गई है। सभी दलों ने एक एक करके फिर से चुनाव कराने की वकालत की है। माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। दिल्ली में चुनाव की पृष्ठभूमि बनाने वाली बीजेपी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। हालांकि बीजेपी दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न बताते हुए चुनाव पूरी तरह से उसी अंदाज में लड़ने का फैसला करती दिख रही है जैसे उसने दूसरे राज्यों में लड़ा। केजरीवाल छोड़ के भागा था, उस दिन से तैयार बैठे, जिस दिन छोड़ के भागा था, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अब तक हमेशा एक स्टैंड लिया है कि हमारी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और हम जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के हक में नहीं है। यही कल मैं लिख के लेके आया हूँ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाने वाली आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार दिख रही है। 4 बार दिल्ली के अंदर खरीद फरोख्त करके, बेईमानी करके, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंत में दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। इसके लिए दिल्ली की जनता को हम बधाई देते हैं। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन का जो शासन किया था, उसमें बिजली हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार कम करने का मसला हो, हर मसले पर हमने ये साबित किया था कि इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो गवर्नेंस के बारे में जो कहती है वो करती है। हमने करके दिखाया था। दूसरी बात, आज की तारीख में पिछले 9 महीने के अंदर जो दिल्ली की हालत हो गई है, उस दिल्ली में एक बार फिर से लोगों को ये बताने की जरूरत है कि दिल्ली को दुनिया का और हिंदुस्तान का पहला भ्रष्टाचार मुक्त शहर अगर कोई बना सकता है तो आम आदमी पार्टी बना सकती है। वहीं दिल्ली में लंबे वक्त तक सरकार बनाने वाली कांग्रेस दिल्ली में हाशिए पर दिख रही है। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि वो दिल्ली में कुछ बेहतर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि 5 महीने तक इसलिए टालते रहे कि आप माहौल अपने मुआफिक बनाना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जनवरी में चुनाव इसलिए होना चाहिए कि बिजली की मांग कम होगी, सब्जियों की कीमतें कम होंगी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज है आम दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है। आप सत्ता कैसे हासिल करेंगे वो तरीके भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। कुल मिलाकर दिल्ली 9 महीने के बाद फिर से चुनाव के लिए तैयार है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब दिल्ली में चुनाव की तारीखों का अंतिम ऐलान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो
तो जहां 9 महीने चले नाटक के बाद दिल्ली आज फिर से चुनाव के लिए तैयार है, वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब चुनाव ही कराने थे तो इतना इंतजार क्यों किया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से चुनाव की मांग ने दिल्ली को एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से वो पिछले साल चली थी। हालांकि उसे कुछ कदम पर आम आदमी पार्टी ने जरूर चलाया, लेकिन वो चलना दिल्ली के लिए किसी छलावे से कम नहीं था, क्योंकि 49 दिनों तक दिल्ली में सरकार चलाने के बाद केजरीवाल भी उसे ऐसी राह पर छोड़ गए जहां उसे बहुत कुछ सहना था। कुल मिलाकर केजरीवाल ने दिल्ली को क्या छोड़ा, एक नई कहानी शुरू हो गई। हर रोज किरदार बदलते रहे और दिल्ली तमाशा देखती रही, शायद इस इंतजार में कि कभी तो इस कहानी से पर्दा जरूर उठेगा। लेकिन इसे खत्म होते होते 9 महीने लग गए। इन 9 महीनों में दिल्ली ने जो कुछ सहा उसका हिसाब शायद बड़े बड़े गणितज्ञों के पास भी ना हो। आज दिल्ली फिर चुनाव की चौखट पर खड़ी है। ऐसे में सवाल है कि जब दिल्ली में चुनाव ही होने थे तो 9 महीने का नाटक किस लिए। ये जवाब ना सिर्फ दिल्ली पूछ रही है, बल्कि हर वो मतदाता पूछ रहा है जिसने दिल्ली में एक अच्छी सरकार का सपना संजोया था। दिल्ली के सपने तोड़ने और उसे फिर उसी राह पर लाने के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। क्या वो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं जो दिल्ली को बीच राह में छोड़ गई? क्या वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं जो गठबंधन की बात करके अपनी जुबान से पलट गई? क्या वो बीजेपी जिम्मेदार नहीं जो लंबे समय तक दिल्ली में चुनाव से भागती रही? और आखिर क्यों उपराज्यपाल नजीब जंग ने कोई ठोस फैसला लेने में इतनी देर की? जिम्मेदार तो कई हैं, सबकी अपनी भूमिका है, लेकिन सहा सिर्फ दिल्ली ने है। ऐसे में समझना होगा कि जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो दिल्ली किसे अपनाएगी। दिल्ली की जनता के जहन में ऐसे कई सवाल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किन मुद्दों को आधार बनाकर जनता के सामने जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या वो उन 9 महीनों के लिए भी कुछ कहेंगे जो दिल्ली ने सहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। दिल्ली में चुनाव का माहौल बनते ही बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी रणनीति को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तावेश कमाल ने। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित महापात्रा जी, उनसे बात करेंगे दिल्ली की राजनीति को लेकर के, दिल्ली में इलेक्शंस को लेकर के बीजेपी क्या रणनीति रहेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली बीजेपी को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपके चुनाव को लेकर? नहीं, स्वाभाविक रूप से दिल्ली में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंशा को बहुत स्पष्ट रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखा है, अब चुनाव ही एकमात्र विकल्प है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को जमीन पर उतारने का भरसक प्रयास करेगी और हम यहाँ जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, एक बात और है कि आपने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। दिल्ली में अभी तक आपका सीएम का कोई कैंडिडेट है या बिना कैंडिडेट के, या सिर्फ मोदी जी के फेस पर जाएगा पूरा? तो आपने अभी कहा महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा और दोनों ही जगह हमारे कोई सीएम के कैंडिडेट नहीं थे। स्वाभाविक रूप से दिल्ली में भी कोई कैंडिडेट होगा या नहीं होगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगी, मगर हम मोदी जी के विजन को किस प्रकार से दिल्ली में लाना है और डेवलपमेंट दिल्ली का करना है, इस मकसद के साथ कलेक्टिव लीडरशिप के साथ दिल्ली में उतरेंगे और जीतेंगे। सर, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव डिले कराए हैं, अब तक चुनाव करा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रही हुई, तो क्या ये आम आदमी पार्टी का आरोप, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाने वाली ही पार्टी है, उनका काम आरोप लगाने का है, मगर जब उनको मौका मिला था शासन करने का वो रातों रात यहाँ से भाग खड़े हुए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। जब प्रधानमंत्री बन नहीं पाए तो अब आए हैं फिर से दिल्ली की सुध लेने के लिए, जनता उनको सुध देगी। और सर, अब अगर बात जम्मू कश्मीर की करें, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, पार्टी ने नए चेहरे उतारे हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर कुछ ना कुछ बगावत आ रही है, तो ऐसा क्यों हुआ कि पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखी की गई और नए कार्यकर्ताओं को इस तरह से लाया गया, जो पार्टी छोड़ कर आए उन्हें आगे लाया गया? ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है? जम्मू कश्मीर में कोई बगावत नहीं है, पार्टी बहुत चिंता करने के बाद टिकट देती है और जीत वहाँ निश्चित है। मिशन 44 भी पूरा होगा। स्वाभाविक है किसी भी इलेक्शन में
कुछ लोग ये चिंता करते हैं कि उनको टिकट क्यों नहीं मिली है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक विषय है, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्टी में सब एक हैं, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और विजय भी होगा। सर, धारा 370 को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती है। जम्मू कश्मीर अगर आप क्या कहीं आप सीएम की पार्टी आती है जीत करके, तो क्या धारा 370 अमेंड किया जाएगा, क्या हटाया जाएगा धारा 370 को? देखिए, अभी विषय है चुनाव का, अभी केवल किस प्रकार चुनाव लड़ना है और वहाँ विकास करना है जम्मू कश्मीर में, ये चिंता करेंगे। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी। साफ कह रहे हैं कि दिल्ली को लेकर के अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई। कैमरामैन बंटी मगोत्रा के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली का गणित क्या कहता है? तस्वीर फिलहाल चुनाव को लेकर साफ हो चुकी है और आजाद जी, अब सारी स्थिति धीरे धीरे करके साफ होती चली जाएगी कि अरविंद केजरीवाल कितने पानी में है, कांग्रेस कितने पानी में है और बीजेपी जिस मोदी की लहर पर सवार है, क्या वो मोदी की लहर अब बीजेपी की नैया पार लगाएगी? देखिए, अभी भी अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी बीजेपी नरेंद्र मोदी के फेस को ही लेके चलना चाहते हैं और उस लहर को, जिसे कहना चाहिए, बनी हुई है। आज भी उसी को, उस जिसे कहना चाहिए मोमेंटम को बनाए रखने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। और उसके पास देखें, जो एक रणनीति बनी है, हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जिस टाइम विधानसभा के चुनाव हुए और कुछ नाम सामने आए, विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन का, तो उसके बाद देखने में ये आया कि कुछ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट देखने में आया और कहीं ना कहीं बगावत के भी सुर नजर आए। उसको बीजेपी ने जैसे तैसे कंट्रोल किया और उसका एक तरीके से नुकसान ये देखने में आया कि बहुमत के आसपास रह के बीजेपी रह गई और वो फिर सरकार बनाने से कहीं ना कहीं वंचित हो गई। तो शायद उससे सीखते हुए बीजेपी ने इस बार लोकसभा के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर चलाया और उस मुहिम को और उस लहर को कहीं ना कहीं कैश किया, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में उसी नाम को लेकर, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र के नाम को लेकर राज्यों के चुनाव लड़े गए हैं और उसमें भी कामयाबी मिली हो। इसी तरीके से अब इस दिल्ली के चुनाव में भी बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि अंदरूनी गुटबाजी को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और फोकस ये किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीएम की गद्दी तक पहुंचा जा सके। कुल मिला के अगर आप एक और पक्ष इसका देखें, जिस तरीके से राजनीतिक दल सभी खुश नज़र आ रहे हैं या अपने अपने दावे लगा रहे हैं या उनकी मंशा कहीं नाकाम होती हुई अब उनको लग रहा है कि हम दोबारा मैदान में जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता के ऊपर साल भर के अंदर दोबारा लगभग 2000 करोड़ का खर्चा, अगर आप ये मान के चले, और तमाम खर्चों के अलावा एक आकलन के मुताबिक ये फिर पड़ने वाला है और ये तमाम, जिसे कहना चाहिए, टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में उसी जनता से वसूला जाने की बात होती है जो सभी लोग जानते हैं। तो ये अपने आप में दोहरी मार एक तरीके से लगाई जा रही है। हालांकि चुनी हुई सरकार के लिए कुछ ना कुछ दिल्ली की जनता को पे जरूर करना पड़ेगा। बल्कि एक वक्त था जब राजनीति में अरविंद केजरीवाल नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया था कि अगर राजनीति में आएंगे तो वो सिखा देंगे कि जो दल राजनीति में है, उन्होंने कहा तो मैं सिखा दूंगा लोगों की राजनीति होती क्या है। और उसकी एक मिसाल एक बार फिर उन्होंने पेश की है सीएम के कैंडिडेट को लेकर कि सीएम के कैंडिडेट का नाम अभी तक बीजेपी सामने नहीं ला पाएगी, किसको वो सामने लाएगी अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं। और इसके साथ ही जगदीश मुखी का नाम सामने वो ले आए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई होगी अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोर नस अरविंद केजरीवाल ने पकड़ने की कोशिश की है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो दावे हैं उनके क्या मापदंड है, क्या पैमाने हैं, वो तो बेहतर ढंग से वही जान सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो उनका दावा है कि मैं राजनीति सिखा दूंगा, तो हालांकि उस टाइम ऐसा लगता था कि कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। एक तरीके से अगर बात करें, उस टाइम एक ऐसा माहौल बन गया था कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में चढ़ गए थे और एक बहुत बड़ी अपेक्षा जनता ने उनसे ज़रूर की थी। तो उस टाइम उनको ऐसा लगने लगा था कि वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। लेकिन ये कह देना कि राजनीति में सिखा दूंगा, तो ये शायद उनका बड़बोलापन था, जिसका जिसे कहना चाहिए खमियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। कुल मिला के अगर आप बात करें तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के फेस से वो एक तरीके से डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और वो जगदीश मुखी को लेकर चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि जिस दौर में अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, वो एक ऐसा दौर था कि भारत की जो भारतीय राजनीति थी वो कहीं ना कहीं बहुत उहापोह की हालत में थी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करप्शन को लेकर चर्चाएं हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग नाराज थे, बहुत ज़्यादा लोग मायूस थे, बहुत ज़्यादा लोग सिस्टम से कहीं ना कहीं मायूस थे। ऐसे में उन्होंने जिस तरह के नारे दिए तो लोगों ने उस नारे को एक्सेप्ट करते उनके पीछे हो लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन नारों को, उन दावों को शायद धरातल पर नहीं उतार पाए, जिसके बाद उनको एक तरीके से कहा जाए। हालांकि उनका कहना है कि हमने जनता की बेहतरी के लिए सत्ता को छोड़ा, लेकिन लोगों का कहना यह है कि वो उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाए जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, यानी वो कहीं ना कहीं पलायन करते नजर आए थे। तमाम वो दावे हैं जिसको लेकर शायद
हम या कोई बहुत ज़्यादा कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। तो क्या लगता है ना कि हलचल पैदा करती है एक, और कहीं ना कहीं अंदर खाने इस पर हलचल शुरू हो जाएगी और चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे अहम सवाल एक खास यहाँ पर यह भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल ये भी कहते नजर आए कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक बीजेपी नहीं तोड़ सकी, कम से कम यहाँ प्राउड कर रहे हैं। देखिए, ये जरूर है कि इस दौरान सभी ने अपनी अपनी कोशिशें की, सबने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई हुई है। वो कहते हैं संग हर शख्स ने उठा रखा है वाली बात है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हर आदमी ये कह रहा है कि उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पूरे खेल के अंदर कुछ लोग आम आदमी पार्टी के जो टूट के गए हैं, अगर वो गर्व कर रहे हैं कि उनको कोई तोड़ नहीं पाया तो उनके विधायकों को, तो उनको खुद सोचना चाहिए बिन्नी कहाँ चले गए और लोग कहाँ चले गए, शाजिया इल्मी कहाँ, उनकी हालांकि वो विधायक नहीं थी। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन इस बार जो राजनीति हुई है दिल्ली के अंदर, अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें कि दिल्ली ने हमेशा हर दौर को देखा है, हर दौर को फेस किया है, हर दौर का एक तरीके से वो गवाह रही है, चाहे वो बहुत पुरानी हम बात करें, गदर की बात करें और तरह की बातें करें, आज भी अगर देखा जाए तो एक इतिहास लिखा जा रहा है जो शायद कभी जिक्र होगा, राजनीति की शायद किताबों में पढ़ाया जाएगा। एक ऐसे दौर को जिसे कहना चाहिए लोग फेस कर रहे हैं, एक महसूस कर रहे हैं जो शायद आगे इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई है आम आदमी पार्टी ने कि 45 सीटें जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। यानी उनका साफ साफ ये कहना है कि जो गलती उन्होंने की थी उसके बाद वो जनता के बीच में गए, जनता से उन्होंने माफ़ी मांगी और शायद जनता ने उन्हें माफ़ कर दिया। देखिए, जनता ने माफ़ किया या नहीं किया ये तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा देर का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है माफ़ी मांगने की, तो शायद उनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं माफ़ी के काबिल भी थी, और अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो एक बड़प्पन का उन्होंने शायद सबूत दिया है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं, जिस तरीके से लोगों की एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, दिल्ली की आवाम को, खासतौर से देश की आवाम को ऐसा लग रहा था कि राजनीति के अंदर बढ़ते करप्शन, राजनीति के अंदर बढ़ते अंधेरे वादों को पूरा ना करते एक रोशनी उनमें नजर आ रही थी। और जिस तरीके से तमाम वो चीज़ें हुई कि अपने कमिटमेंट से कहीं ना कहीं, जिसे कहना चाहिए जल्दी, जिसे कि शेकी एक राजनीति उन्होंने शुरू करी कि जिस वक्त उन्होंने शीला दीक्षित को हरा दिया तो उनको लगा कि मैं सबको हरा दूंगा, और उसी पार्टी से उन्होंने मिलकर सरकार का गठन किया जिस पार्टी को उन्होंने हराया। यानी अगर देखें, जिस पार्टी के खिलाफ पूरी मुहिम चली, जिस पार्टी के अंदर सारी खामियां नजर आई, उसी पार्टी से भले ही बाहर से सही, उसी के समर्थन से अगर सरकार कोई आदमी बनाता है तो बहुत ज्यादा लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर उसके अपने पैमाने क्या हैं, आखिर उसके अपने किरदार क्या हैं। ये तमाम वो सवाल हैं। हालांकि राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, लेकिन इन तमाम बातों को जनता नापती है और जनता एक रिक्टर पैमाना है जो जरा से भी हलचल को महसूस करती है और उसको कहीं ना कहीं अपने उस पर दर्ज करती है और बाकायदा उस पर रिएक्ट करती है। लेकिन बीजेपी के सामने चूंकि चुनौतियां बहुत है, कहते हैं किसी टीम के अगर ज्यादा कप्तान हो तो निश्चित रूप से वो परेशानी में पड़ता है। विजेंद्र गुप्ता का जब दौर था उनको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं थी, लेकिन वो अपनी जो एक मुहिम चलाते नजर आए, एक रथ लेकर निकल लिए, उसमें सिर्फ अपने चेहरे को चमकाया, सिर्फ उनके अपने पोस्टर लगे रहे। उसके बाद बात हुई विजय गोयल जी का नाम सीएम के तौर पर चला, फिर हर्षवर्धन आए, अब जगदीश मुखी। ये इतने सारे चेहरे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि चुनौतियां पेश करेंगे बीजेपी के सामने और सीएम पद के लिए एक चेहरा चुनने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, हालांकि इसको लेके बात ज़्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी जो बीजेपी में एक फेस है या एक नाम है या एक लहर है, वो तो नरेंद्र मोदी है। उसको आप ना डिनाई कर सकते हैं ना इनकार उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखें, बीजेपी खुद नहीं चाहती कि किसी और नैया पे वो सफ़र करे या किसी और नैया के सहारे वो अपने जो काफिले को है वो बाहर लेके जाए। लेकिन दूसरे लोग अगर इसको कहीं ना कहीं हाइप देने की कोशिश करते हैं, अंदरूनी गुटबाजी जरूर रहती है, हर पार्टी में रहती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर नेता की रहती है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का सामने आया है, आप देखिए उसने जो सीख ली है, दिल्ली के चुनाव से जो सीख ली है उसको उन्होंने महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया, हरियाणा में इंप्लीमेंट किया, उसके नतीजे भी सामने आए। और अभी भी वो यही कोशिश करेंगे कि जो अंदरूनी गुटबाजी है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। गुटबाजी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए उनके पास एक नाम है, एक डंडा है जिसको वो इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल, कहना कहीं दिल्ली को लेकर जहां तक बात की जाए तो कई बार विवाद की स्थिति सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि ये कहा गया कि बंद कमरे के अंदर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए और उस पर काफी बवाल भी कटा था। अब देखना है जो चेहरे लगातार बीजेपी के सामने दिल्ली में दिक्कत पैदा करते थे, चाहे विजेंद्र गुप्ता की बात करें चाहे बाकी चेहरों की बात करें, वो चेहरे आपस में किस तरह से तालमेल बैठाते हैं। एक और अगले मुद्दे की बात करते हैं अब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मायावती के घर के पास विवादित ओवरब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर दिया। इस ओवरब्रिज से मायावती के घर और पार्टी कार्यालय की खूबसूरती पर
ग्रहण लग गया। राजनीति में वक्त का बदलना और बदले की भावना से राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। ये बात इन दिनों यूपी की राजनीति में देखने को मिल रही है। यूपी में बसपा सरकार के बाद 2012 में सपा ने सरकार बनाई और सत्ता पर काबिज होते ही मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने अपने बजट सत्र में बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के सामने से ओवरब्रिज बनाने के लिए 40 करोड़ का बजट पास कर दिया। पुल बड़ी संख्या में बन रहे हैं, लेकिन कुछ पुलों का नाम जरूर दिया गया है कि कहाँ बन रहे हैं। तो अब रास्ते में कोई आएगा तो पुल तो बनेगा, अब रास्ता तो नहीं बदला जाएगा उसके लिए, और क्रॉसिंग भी वहीं पर है। इस ब्रिज को बसपा ने सपा की बदले की भावना से राजनीति बताया। ये प्रस्ताव राजनीतिक दुष्भावनाओं से प्रेरित होकर के लाया गया है। ये प्रस्ताव राजनीतिक दुष्भावनाओं से प्रेरित होकर के लाया गया है, क्योंकि इस ब्रिज का निर्माण जहां होना था उसके ठीक सामने बसपा कार्यालय और मायावती का शानदार घर पड़ता है। आज 16 महीनों के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस ब्रिज का उद्घाटन कर इसे हरी झंडी दिखाई। ये ब्रिज इसीलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि जहां सपा सरकार पर काम करने में लेट लतीफी के आरोप लगते हैं, तो वहीं उसने कैसे महज 16 महीनों में ही इस ब्रिज को बनवा कर तैयार कर दिया। ऐसे कई सवाल इस ब्रिज के निर्माण पर उठ रहे हैं। हालांकि सपा किसी बदले की भावना से राजनीति की बातों को साफ इनकार कर रही है। बदले की भावना में समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं काम किया है। सरकार में आपने देखा होगा कि पूर्व सरकार में भी बदले की भावना से पिछली सरकारों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका उत्पीड़न किया था, लेकिन कभी भी जब भी सरकार में आई है समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, कभी भी बदले की भावना से कभी काम नहीं किया है। और ये जो आज सदन में ये जो पुल का उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, साथ में माननीय शिवपाल जी, तो ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है। और आश्चर्यचकित ये बात है कि 16 महीने के अंदर इतना विवादित स्थिति में भी और ऐसी स्थिति में ये पुल का निर्माण हुआ, अप्रोच रोड बने, अब पुल चालू आज की तिथि में हो गया। सपा के नेता भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी जान लीजिए। कैंट इलाके में इस पुल के निर्माण की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने की थी, लेकिन तब इस पुल का निर्माण नहीं हो सका और बाद में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उनके घर व कार्यालय के पास से पुल बनाने की सारी संभावना खत्म हो गई। लेकिन समय बदला और साल 2012 में सपा एक बार फिर से सत्ता में आ गई और सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुल की न केवल आधारशिला रख दी बल्कि 16 महीनों में इसे बनाकर इसका उद्घाटन भी कर डाला। 650 मीटर बने इस पुल ने बसपा मुखिया के घर की शोभा बिगाड़ दी है। मायावती ने शायद ही कभी ऐसा सोचा हो, लेकिन ये सियासत है और सियासत ऐसे ही होती है। बहरहाल सियासत में मौका सबको मिलता है और ऐसे ही मौके का इंतजार मायावती को रहेगा, जिसमें वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहेंगी। कैमरामैन सलमान व सहयोगी उमेश मिश्रा के साथ राजवीर सिंह यादव, गुलिस्तान न्यूज, लखनऊ। और जिस तरह की स्थिति बनती है राजनीति में, कुछ भी कहते हैं कि असंभव नहीं, वक्त की बात है, जिसका वक्त हावी होता है वो कहीं ना कहीं शहंशाह बन जाता है। राजवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले आजाद जी आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देखते हैं राजनीति के फ्लाईओवर को? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अंदर एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हुई जब मुलायम सिंह और मायावती मिलके राजनीति के अंदर आए और उन्होंने एक तरीके से तमाम जो समीकरण थे दूसरी पार्टियों के, पुरानी पार्टियों के, वो सब बिगाड़ दिए और यूपी की सत्ता पे वो एक तरह से काबिज हुए और आपस में उनमें से एक समझौता हुआ कि कुछ दिन हम सीएम रहेंगे, कुछ दिन हम रहेंगे। लेकिन ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ कि उसके बाद ये खाई बढ़ती जा रही है। अब दोनों पार्टियां कहीं ये मौका नहीं छोड़ती हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका छोड़ा जाए। पिछली बार जब जिसे कहना चाहिए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सीधे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुब्रत राय सहारा जो सहारा के मालिक भी हैं, उनकी नज़दीकियां कभी कभी मानी जाती थी मुलायम सिंह यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। उनका जो एक आलीशान एम्पायर है, उसके पास से जो फ्लाईओवर निकला, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो आज की जो घटना है, हालांकि उसको सीधे तौर पे उसके मुकाबले में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ये आज की आप बात कर रहे हैं, जिसमें ये अपने आप में एक राजनीति का कहीं ना कहीं, जिसे कहना चाहिए मिसयूज कहें या यूज कहें या उसका इस्तेमाल कहें, ये मायने पहनाने की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये पुल बना है, उसको लेके जो राजनीति हो रही है, यकीनन ये चर्चा का विषय है। और मायावती का जो ऑफिस है,
उसके अंदर उनके घर के पास जो दीवारें हैं वो इतनी ऊंची हैं कि अंदर कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो ये तमाम जो है किसी को पता नहीं लगता। लेकिन इस फ्लाईओवर के बाद ये जो ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से हो जाएगी, अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन जा रहा है, तो ये तमाम चीजें आ जाएंगी, जिसका विरोध बसपा ने भी किया। लेकिन उस सब के बावजूद महज 16 महीने के अंदर यूपी जैसे मतलब चर्चित जगह है डिले होने वाली विकास के कामों को लेकर, 16 महीने में पुल बनना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और जिस लहजे में उस वक्त अखिलेश यादव सीएम ने अपना एक तरह से रिएक्शन दिया था मुस्कुरा के, तो वो भी अपने आप में सवालों के दायरे में है। राजबीर हमारे साथ जुड़े। राजबीर, सियासत से अलग हटकर थोड़ी सी बात करते हैं। ये पुल जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण था? जिस इलाके में वो मौजूद है, क्या उसके अलावा अगर ये पुल कहीं और बनाया जाता तो फायदा होता, या जहां पर बनाया गया है उसका फायदा जनता को मिलेगा? रविंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि काफी व्यस्त वो एरिया है और वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग भी है। क्योंकि सदर में ये पुल बना हुआ है, वहाँ पर लोगों की इस पुल की बहुत आवश्यकता भी थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कोई इकलौती जगह नहीं है कि जहाँ पर पुल की बहुत आवश्यकता थी। प्रदेश में तमाम शहर हैं और तमाम जगह, अगर सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहीं पर और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुल बनना चाहिए, पुल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर पुल बनना जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरह से बदले की भावना से काम किया गया था। क्योंकि मुझे याद है कि जब 2012-13 का बजट सत्र आ रहा था, उस दौरान उस बजट में इस पुल की घोषणा हुई थी और उस समय चूंकि लोकेशन नहीं बताई गई थी। लेकिन जब सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी क्या ये वही लोकेशन है जो सारे जर्नलिस्ट समझ रहे हैं कि मायावती के घर के बगल से जो इस पुल के बनाने की बात कही जा रही है, तो उस वक्त जो उनका मुस्कुराना था और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया था, उससे साफ जाहिर होता था कि कहीं ना कहीं इस पुल को बनाने के लिए वो पहले से ही मंशा उनकी थी, पहले से प्री प्लान सारी चीजें थी और तब पुल बनाया गया। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पुल है, पुल पर जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि यही वो सरकार है जो लगातार कहती रहती है कि सरकार। राजबीर, आप लखनऊ में हैं और यूपी की सियासत को बहुत नजदीक से देखते हैं। ये दोनों जो पार्टियां हैं, खासतौर से जो दोनों परिवार हैं या दोनों लोग हैं, मायावती हो या मुलायम सिंह हो, ये कभी बिल्कुल एक साथ होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से ये आमने सामने हैं और दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि कभी ऐसे दिन आएंगे, कभी के राजनीतिक इतने बड़े प्रतिद्वंदी कभी आमने सामने आ पाएंगे? जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसको देख के लगता है आपको? देखिए, जो समीकरण है आजाद जी, सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है और एससी एसटी का जैसा माना जाता है कि एससी के एक अलग वोट बैंक है जिसको लेकर मायावती बहुत निश्चिंत रहती हैं कि उनके वोट बैंक में शायद ही कोई सेंधमारी कर पाए। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं ये तमाम समीकरण को उसने फेल कर दिया और लगातार जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक माना जाता था तो उसमें सेंधमारी हुई है। उस बात से ये आशंका जरूर उठी है कि हो सकता है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, लालू और नीतीश कई साल बाद एक हो गए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो जाए। लेकिन इस पूरी बात को यहाँ पर सिरे से नकार दिया गया है क्योंकि मायावती ये बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि अगर उनका किसी भी तरह का कोलैबोरेशन समाजवादी पार्टी के साथ होता है तो जो पिछला इतिहास रहा है बसपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, उससे भी वो वाकिफ है। इसके बाद क्या हश्र होना है, इस तरह की तमाम बातों को समझती हैं। तो हाल फिलहाल ये चीजें नहीं नजर आती हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कभी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। राजबीर, जिस तरीके से पूर्व जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको बाकायदा बंगला अलॉट होता है और वो उनका एक तरीके से बाद में फिर घर के तौर पे जिसे कहना चाहिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे राजनीतिक तमाम गतिविधियां वहाँ से संचालित होती हैं और इसी तरीके से शायद इस ऑफिस में भी हो रहा है। और जिसे कहना चाहिए एक तरीके से ये सूबे के अंदर बीएसपी का एक राजनीतिक गढ़ है। क्या ये मान लिया जाए कि एक जो राजनीतिक पार्टी है उसका जो ऑफिस है, जो जिस तरीके से उसके एक आलीशान एक अंदाज है, उसकी जो भव्यता है, उसको देख के लगता है कि एक गरीबों की पार्टी का ये ऑफिस है? देखिए, बिल्कुल ये बात कहीं से भी एक बसपा का जो ऑफिस है उसको देख के कहीं से भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में सच्चाई यही है कि जो भव्यता बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ ऑफिस की है वो दिल्ली में तमाम बड़े जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके ऑफिसों की इतनी भव्यता नहीं होगी। और कहीं ना कहीं चाहे मायावती का चूंकि जो घर है, जो बंगला है नया, वो और ऑफिस बिल्कुल लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। और जाहिर तौर पर चूंकि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थी तो उस दौरान
उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, उसमें बहुत तरीके से काम कराया है। और इस बात की चुभन जो है वो समाजवादी पार्टी में लगातार थी, चूंकि समय समय पर वो बात भी कहते रहते थे कि समाजवादी पार्टी के नेता ये बात करते रहते थे कि किस तरह से पूरा पैसा जो है वो पत्थरों में लगाया गया है, अपने बंगलों में लगाया गया है, उनके घरों में कितनी महंगी टाइल्स लगी है। तो ये बात की जो चुभन थी कहीं ना कहीं जो आज जिस पुल का उद्घाटन हुआ है उसमें निकल कर सामने आई कि क्योंकि राजवीर एक सवाल और, राजवीर जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं बहुजन समाज के आदमी को इस बात का फख्र हो सकता है कि उनके नेता वाकई एक आलीशान अंदाज से रहते हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है और एक आलीशान उनका एक चेहरा मोहरा जिसे कहना चाहिए, घर का जो अंदाज है वो बहुत भव्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप भी खूब कवरेज करते हैं, बहुत नजदीक और दूर के आप इंटीरियर की बात कर सकते हैं कि जो दलित जो वोट बैंक है, क्या उसकी ये हालत है कि वो जिन घरों में वो खुद रहता है, उनका नेता जिस तरह के घर में रहता है, उसको देख के आपको कहीं कोई गैप नजर आता है या कहीं कोई समानता नजर आती है? देखिए, ये बहुत बड़ा गैप है आजाद जी, बहुत बड़ा गैप है कि मायावती की भव्यता और जो जिनकी राजनीति वो करती हैं, जिस वर्ग की राजनीति माया करती है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है आजाद जी कि बसपा मुखिया हमेशा सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करती हैं। वो एग्जाम्पल कोई एक देती हैं, उसके आधार पे लोगों को चलाती हैं, अपनी चीजें करवाती हैं, अपनी चीजें मनवाती हैं, क्योंकि वन मैन पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी कही जाती है। अब आलम ये है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बिना मायावती के परमिशन के कोई भी व्यक्ति ना तो मीडिया में बोल सकता है, ना किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो क्या पार्टी के अंदर का क्या आलम होगा, इससे साफ जाहिर होता है। दूसरी बात है कि बसपा के जो वोटर हैं उनमें और खुद मायावती में वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा गैप है जो शायद ही कभी पट पाए। जी राजवीर, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जैसे अभी हम उस बंगले की बात कर रहे हैं, वहां की ऊंचाई, उसकी जो दीवारों की ऊंचाई है वो इस कदर है कि बाहर से कुछ भी नजर नहीं आता। अब ये पुल बन जाएगा तो अंदर की जो चीजें हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो क्या इसको ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी हालांकि इसको सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेगी, न ऐसी कोई बात है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि उन गतिविधियों पे भी नजर रहे और कम से कम वो जो एक उसका एक जिसे कहना चाहिए अंदर खाने जो बना हुआ उसको वो उजागर करे? और क्या बीएसपी को ऐसा लगता है कि कहीं हमारे अंदरूनी मामलात में जिसे कहना चाहिए हमारी चीजों को उजागर करने की कोई कोशिश है? इन दोनों चीजों को दोनों पार्टियां कैसे देखती हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पुल की जो हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है, उस ऊंचाई से अभी मायावती घर के अंदर का जो नजारा है वो नहीं दिखता है, क्योंकि पुल के ऊपर से काफी और बैरिकेडिंग की गई है, उसको ढका गया है। लेकिन ये भी सच है कि ये बैरिकेडिंग बहुत दिन तक नहीं चलनी है, क्योंकि ये फट जाएंगे, क्योंकि जस्ते के ही है, ये फट जाएंगे और उसके बाद क्या होगा वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। राजवीर, क्या हम ये माने कि जो आने वाले वक्त में भले ही थोड़ा सा वक्त अभी काफी वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव में, उससे पहले एक मुद्दा तैयार कर लिया गया है ताकि कहीं ना कहीं इस बाकी मुद्दों से भटककर ध्यान इन्हीं दोनों पार्टियों की तरफ चला जाए, और ये बात जोर जब पकड़ेगी तो दूसरी पार्टी को नुकसान जरूर होगा? देखिए, बिल्कुल होगा। और रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा भी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों द्वारा, खासतौर पे बसपा के लोगों द्वारा रखा जाएगा। और अंदर खाने ये चर्चा भी है कि जिस तरह से जो इस पुल का निर्माण हुआ है उसमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि खुद मायावती को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के पुल का निर्माण किया गया है। इस बात को लेकर एक पार्टी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनके अंदर इस बात का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, और ये मुद्दा बने कोई बड़ी बात नहीं। राजवीर, एक बड़ा ख्याली सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल है। हालांकि अभी चुनाव में बहुत टाइम है, 2017 में यूपी के अंदर चुनाव होंगे और ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम ये तय कर लें कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो क्या विक्रमादित्य मार्ग पे जो मुलायम सिंह का और अखिलेश यादव जी का जो बंगला है वो या वो जो घर है, क्या हम ये मान के चले वहां भी तो जरूरत फ्लाईओवर की है? बिल्कुल जरूरत है, और लोगों की जुबान पे ये चर्चा का विषय भी है कि आम लोगों का ये मानना है, आम लोग ये कहते हैं प्रदेश के कि अगर अब बहुजन समाज पार्टी की यानी कि मायावती जी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री मायावती बनती है, तो जो मुलायम सिंह का घर है, जो मुलायम सिंह का बंगला है, चूंकि वहां पर भी रेलवे क्रॉसिंग है,
उसके ऊपर से पुल जरूर निकाला जाएगा और तमाम प्रयासों के बावजूद अगर किसी तरह की दिक्कत आती है बावजूद इसके भी निकाला जाएगा। तो ये संभावना प्रबल है और खुद मायावती का अगर राजनीतिक एक तरह से राजनीतिक इतिहास देखें तो वो इस तरह के कामों में काफी माहिर भी हैं कि उनको अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेना है, वो चाहे राजनीतिक हो या और किसी लिहाज से, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की भविष्य में सरकार आती है तो इस तरह की चीजें निकलकर बाहर आ सकती हैं। इस तरह के एक और पुल का निर्माण। राजवीर आजाद जी से हम जरा एक जरूर सवाल पूछना चाहेंगे। आजाद जी, कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि बस में अगर जेब काटनी होती है जेब कतरों की तो दो लोग आपस में भिड़ने लगते हैं, उसके बाद जेब साफ। क्या इस मुद्दे को आप वैसे नहीं देखते हैं कि एक मुद्दा पहले ही पटकथा लिख ली गई है, आने वाले वक्त में जब दूसरे मुद्दे उठेंगे तो इस मुद्दे को जोर पकड़ लिया, ये मुद्दा देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड एक तरह से एग्जाम्पल है, हालांकि बहुत सच्चा एग्जाम्पल है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन चूंकि आपने ये बात कही है, ये आगे वाले मुद्दे किस तरीके से तैयार किए जाते हैं ये हो सकता है क्योंकि जो बीएसपी का जो कैडर जिसे कहना चाहिए, जो समर्थक है, जो उनका वोट बैंक है, वो इतना फैनेटिक है और इतना दिली तौर पे जुड़ा हुआ है जिसे कहना चाहिए, और भावनात्मक जो लगाव है उसको कहीं ना कहीं अगर बुनाने की बात की जाए कि देखो तुम्हारे मुखिया के साथ तमाम चीजें ये हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा भी हो सकता है और लोगों में कहीं ना कहीं भावनात्मक जिसे कहना चाहिए एक उबाल के तौर पर इसको पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको आप दूसरे नजरिए से देखें, विकास के नाम पे अगर कहीं भी कोई काम हो रहा है या लोगों की जनता के हित के लिए कोई काम कर रही है सरकार, भले ही उसके लिए, क्योंकि बॉम्बे की अगर आप बात करें, जिस तरह बिग बी का घर है वहां से भी एक ऐसा फ्लाईओवर निकला जिसके बाद वहां प्राइवेसी को लेकर कई बार चर्चा हुई, बीच में आपने भी सुना होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष किसी जनता से ऊपर हो जाएगा अगर ऐसा फ्लाईओवर निकलता है और वाकई उसमें मंशा किसी के तरह के बदले की भावना की नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और कम से कम जनता के हित के लिए अगर कोई विकास का काम होता है और फ्लाईओवर बनता है या किसी रेलवे क्रॉसिंग पे बनता है, कुछ लोगों की जान ना जाए ट्रेन से या किसी एक्सीडेंट से, उससे बचाने के लिए अगर ये तमाम चीजें होती हैं तो ये पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, राजवीर भी हमारे साथ जुड़े। राजवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तब बात करते हैं एक और मुद्दे की। महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में 10 करोड़ रुपए की चोरी की बात सामने आई है। एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले पैसों में से 10 करोड़ रुपए उसके गायब हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ऐसी किसी चोरी की बात से इनकार करते हुए चुप्पी साधे है। कांग्रेस की यूपीए सरकार को डुबोने में घोटालों की खास भूमिका रही है। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में ऐसे कई घोटाले हुए जिनको लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने उसे संसद से लेकर सड़क तक खूब घेरा। लेकिन अब खुद कांग्रेस के खजाने में घोटाले की बात सामने आई है। खबर है कि हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रखे 10 करोड़ रुपए चोरी हो गए। लेकिन ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि जो पार्टी खुद घोटालों के लिए जानी जाती है, आखिर वो कौन है जिसने कांग्रेस के खजाने पर ही अपना हाथ साफ कर दिया। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम प्रभा देवी के एक फ्लैट में रखी गई, जहां से रकम चोरी हो गई। हालांकि चोरी की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को भी थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान से इस चोरी की खबर को छिपाया गया और ना ही इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। लेकिन एक अंग्रेजी अखबार के खुलासे के बाद ये बात उस वक्त उजागर हुई है जब पार्टी उम्मीदवारों ने शीर्ष नेतृत्व की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद पैसे नहीं मिलने पर हंगामा किया। पार्टी ने महज 137 उम्मीदवारों को ही पैसे पहुंचाए, जबकि बाकी उम्मीदवारों ने चुनाव अपने पैसे से लड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में कन्नी काटते हुए कांग्रेस ने चोरी की बात से इनकार किया है, लेकिन उसने ये जरूर माना है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर उम्मीदवार लड़ाने के चलते पार्टी को संसाधनों की कमी जरूर हुई, लेकिन खजाने में किसी भी तरह की चोरी नहीं हुई। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार इसकी जांच करेगी। कुल मिलाकर पूरे मामले में कांग्रेस खुद ही फंसती नजर आ रही है। आखिर कांग्रेस ने इतनी बड़ी रकम की चोरी की बात छुपाई क्यों? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस की चुप्पी के बाद खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। चोरी यहाँ लाख 2 लाख की नहीं, 1000 50 हजार की नहीं थी, बल्कि 10 करोड़ की थी। और इस बात को छुपाना अपने आप में ही
कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देता है। आनंद मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो खबर सामने आई इस पर कांग्रेस फिलहाल चुप्पी साधे हुई है, लेकिन असल में अगर हकीकत देखी जाए तो क्या है, कुछ जानकारी मिल सके? जी बिल्कुल, इसमें मामला कुछ इस तरह से है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं पार्टी फंड को लेकर यहाँ वहाँ से पैसे रेस करती हैं। इसकी हालांकि कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिरकार वह पैसा किसी फंड के तहत मंगाया गया था या क्या था, लेकिन कहीं न कहीं ये जानकारी बिल्कुल मिली है कि कांग्रेस का एक फंड था जो कि चोरी हो गया, और चूंकि वह पैसा पूरी तरह से दिखाए जाने की स्थिति में नहीं रहा होगा, इसलिए उसकी कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की गई। यह मामला अब सामने आया है दबे अल्फाजों में, और वो चीजें उभर कर सामने आ रही हैं कि आखिरकार चुनाव में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो इस तरह का रेस लेने का काम लोग करते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये चीजें सामने आ जाती हैं, और उसमें कोई न कोई इस तरह का मामला आता भी है कि कभी गाड़ियों में पैसे पकड़े जाते हैं, रुपए पकड़े जाते हैं, और बाद में पार्टी का नाम नहीं पता चल पाता है। तो वो जो चीजें रहती हैं वो कहीं न कहीं इस चीज को दर्शाती हैं कि चुनाव आयोग की नजर रहती है, चुनाव के दौरान बाकायदा वो धरपकड़ करती है, पुलिस के जरिए चेकिंग करती है, तरह तरह से जिसे कहना चाहिए ढूंढने की तलाश करने की कोशिश की जाती है, और बहुत ज्यादा फंड पकड़ा भी जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि कांग्रेस का इतना मोटा फंड गायब हो गया और वो शिकायत तक करने की स्थिति में नहीं है, इन दो चीजों का आप थोड़ा सा एक और चीज मैं आपसे जोड़ूंगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में रिजल्ट आए कांग्रेस को लेके, तो क्या ऐसा नहीं लगता है जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए आदमी के भी कुत्ता काट के भाग जाता है? ऐसा तो नहीं लग रहा कांग्रेस के लोगों को? जी बिल्कुल, इस तरह का ही मामला है कुछ, क्योंकि एक तो कांग्रेस की एक करारी हार हुई है महाराष्ट्र में, उनके हाथ से सत्ता चली गई है, उनका कल तक मुख्यमंत्री था, आज विपक्ष के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक बात हम फंड की करते हैं तो फंड हर पार्टियां रेस करती हैं, और फंड के सहारे ही चुनाव लड़ा जाता है। ये दबी बातें रहती हैं कि आखिरकार वो फंड कौन देता है और किस तरीके से आता है। जो पैसे चेक द्वारा लिए जाते हैं वो पैसे तो सामने अकाउंट में दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं कि वो पैसे दिख रहे हैं कि पार्टी फंड के नाम पे लिए गए हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग ने एक इस तरह का वो रखा था कि तकरीबन 50,000 से अधिक अगर किसी के पास पैसा किसी के पास मिल गया तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पंचनामा किया जाएगा। वो जो परंपरा थी वो उन्होंने चलाई, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो बातें सामने आई वो इस पैसे के जरिए हमको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव में जो इस तरह के पैसे आते हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है, उस पैसे में ये पैसा रहा होगा। इसलिए आनंद जो ये बात सामने आई है, अगर इसकी बात करें तो 137 लोगों को बताया जाता है कि कथित तौर पर उनको पार्टी की तरफ से फंड दिया गया और उन्होंने चुनाव में उसको खर्च किया। लेकिन कुछ लोगों को जब पैसा नहीं मिला और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया तो शायद ये बात खुल के आई कि 10 करोड़ रुपए कहीं रखा हुआ था और वो गायब हो गया। हालांकि उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई है, ना ही कोई कांग्रेसी इसको स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो 137 लोगों के बारे में कथित तौर पे कहा जा रहा है कि उनको फंड दिया गया, तो एक तो वो फंड की अमाउंट बहुत होगी क्योंकि जो बचे हैं वो अगर 10 करोड़ है तो जो खर्च हुए वो बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी बात, ये जो नई सरकार आई है, क्या ये इस पे कोई जांच की बात कर रही है? क्या ऐसे हालात बन सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये गले की फांस बन जाए? जी, चुनाव की अगर हम बात करते हैं आजाद जी, आपको भी पता है कि इसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां हो या बाकी की भी पार्टियां हो, सभी जो है वो चुनाव के दौरान कैश का आदान प्रदान करती हैं। और जो लिखित रूप से अगर हम देखे जाएं तो जो चुनाव आयोग को ये सबमिट करते हैं कि हमने इतना पैसा जो बूथ में बैठे हुए थे उनको दिया, दिन भर की उनको श्रमिक दी, तो वो कहीं न कहीं मामला सब कैश का ही रहता है। चूंकि 300, 400, 500, 1000 रुपए जो छुट्टे में बांटे जाते हैं उनको जोड़ के वो 1 लाख रुपए का खर्चा बता देते हैं, तो वो खर्चे का जो पैसा रहता है वो कहीं न कहीं कैश में दिया जाता है, तो उसको विड्रॉल बैंक से उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जो खर्चे होते हैं जिसको वो नहीं दिखाते हैं, वो इसी तरह के पैसे कहीं न कहीं सामने आते हैं। सवाल ये है कि नई सरकार जो बनी है, जो बीजेपी की सरकार बनी है, पहली बार बनी है, तो क्या वो इस पूरे मामले में कोई जांच की बात कर रही है? क्या कांग्रेस के लिए संकट के दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आने, जो अच्छे दिनों की शुरुआत अगर बीजेपी के लिए है, तो क्या महाराष्ट्र की कांग्रेस के लिए इस तरह की घटनाओं के बाद बुरे दिन की शुरुआत मानी जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर उसके सबूत मिलेंगे और कांग्रेस शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार हो जाएगी, जो कि अभी नहीं तैयार है, तो शायद उस पर बीजेपी कुछ न कुछ रुख करे कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया और आया तो चोरी कहां हो गया।
लेकिन जहां तक बात करें तो आज की तारीख में भाजपा की जो नई सरकार आई है वो भी अपनी उलझनों में उलझी हुई है। उनके पास 15 दिन में से अब सिर्फ 11 दिन बचे हुए हैं। उन 11 दिनों में उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना है और उसके लिए रस्साकसी हो, चाहे एनसीपी को तोड़ने की बात हो, जोड़ने की बात हो या शिवसेना को जोड़कर सरकार में सम्मिलित करने की बात हो। ये दोनों स्थिति में मुख्यमंत्री से लेकर बाकी पार्टी के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शिवसेना से और एनसीपी से अलग अलग तरीके से तालमेल बैठाने में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरफ अभी फिलहाल उनकी नजर नहीं है। इसी से आपने एक जो बात कही है, इससे एक सवाल जहन में आ रहा है। जैसे आपने कहा कि एनसीपी को या तो जोड़ने की बात की जाए या उसको तोड़ने की बात की जाए। अक्सर पिछले कुछ दिनों से आप देखें अजीत दादा पवार बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, कई बार उनकी, हालांकि बहुत ज्यादा लोग और भी लोग थे जो नाराज रहते थे पार्टी के अंदर, लेकिन अजीत पवार खासतौर से बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कद बढ़े और वो उस जिसे कहते हैं छतरी से बाहर निकले, जो चाचा के उनके नाम से वो जाने जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ संभावना बन रही है कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो बीजेपी से मिलकर सरकार बनाए और अजीत पवार का कद कुछ बड़ा हो? जी बिल्कुल, अगर ऐसा कभी हुआ तो हो जाएगा, लेकिन मामला जो है वो इस तरह का कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर भाजपा को एनसीपी को साथ में जोड़ना होता तो पहले दिन से प्रफुल्ल पटेल के बयान आने के बाद में अब तक इसमें काफी कुछ हो चुका होता। लेकिन उस समय पे अगर इन्होंने एनसीपी को नहीं जोड़ा और आज तक नहीं जोड़ा तो उसका कारण कहीं न कहीं यही है कि शिवसेना को लेना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। और जहां पे एनसीपी की इन्होंने पूरे चुनाव तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ बुराई की है, जहां पे भाषण में अपने उनके जो घोटाले हुए हैं उनकी चर्चा की है, चाहे वो सिंचाई की विभाग की चर्चा हो, चाहे वो दूसरे मामले हों, तो वहां पर वो कहीं न कहीं एनसीपी को अगर साथ में लेते हैं तो आम जनता के सामने या मीडिया के सामने उनके पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, वो भी कहीं न कहीं हाशिए पे जाएंगे। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं शिवसेना को साथ। आनंद, जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, पांचों उंगलियां घी में होती हैं, तो सारी स्थिति भी जो है, परिस्थितियां भी जो है वो साथ देना शुरू कर देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि घोटालों की बात चली है, पैसे की बात चली है, तो अब हम आपको एक और खास खबर पर आपकी नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक तपन चटर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर कारोबारियों से पैसा उगाही करने का आरोप लगाया। तपन चटर्जी वर्धमान इलाके से एमएलए हैं। एक जनसभा में भाषण के दौरान तपन ने कहा कि तृणमूल के नेता व्यापारियों को लिफाफों में चिट्ठी भेज रहे हैं, चिट्ठी में व्यापारियों से पैसे देने की मांग की जा रही है। विधायक के इस आरोप के बाद सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। वर्धमान ब्लास्ट मामले में आरोप लगने के बाद अब एक बार फिर से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं पर कारोबारियों से पैसा उगाही करने का आरोप लगाया है। टीएमसी विधायक तपन चटर्जी वर्धमान विधानसभा सीट से एमएलए हैं और एक जनसभा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुद ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तपन चटर्जी के इस खुलासे के बाद विरोधियों को ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक मौका दे दिया है, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लेते हुए ममता सरकार पर जमकर आरोप लगाने शुरू कर दिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस अब ममता राज नहीं रहा है। जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का राज चल रहा है, अब वो माफिया राज हो गया है। अब खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायक ये कहने लगे हैं कि बिजनेसमैन से पैसा वसूल किया जाता है और जो आतंकवादी है उनको समर्थित किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। बंगाल की परिस्थिति आज चिंताजनक है और बहुत दयनीय है। जनता ममता बनर्जी के सरकार से अवश्य बदला लेगी और उन्हें आने वाले चुनावों में हराएगी। जब खुद टीएमसी के नेता ही कह रहे हो कि उनकी पार्टी के नेता उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर पैसे की मांग कर रहे हैं, तो फिर भला विरोधी क्यों ना उनका मजाक बनाए। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने भी तपन चटर्जी के बयान के बाद अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। तपन चक्रवर्ती एक एमएलए है और शिशिर अधिकारी एक एमपी है। दोनों ने ही तृणमूल जो रुपया उठाने का सिलसिला तृणमूल में जारी है, ये बात दोनों ने उठाया। लेकिन मैं इन दोनों का बात में ज्यादा महत्व नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूं। चीफ मिनिस्टर खुद बोला
हमारा पार्टी में तोलाबाजी चल रहा है, पार्टी में रुपया उठाने का काम सब लोग कर रहा है। 1 साल पहले खुलेआम मंच में खड़ा होके तृणमूल का लेडी, सबसे बड़ा लीडर और राज्य का चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ये बयान दिया तो बाकी लोग तो छोटा पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो तोलाबाजी का काम बंद हुआ, रुपया उठाने का काम बंद हुआ, तो लगातार चल रहा है इस काम। इसीलिए तृणमूल का सपोर्ट में ये काम चल रहा है, उन लोगों को जानकारी में चल रहा है। रुपया वसूल करना, हफ्ता उठाना तृणमूल का आज एक परंपरा बन गया, और ये परंपरा कोई छोटा जगह से नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे तक टोटल पार्टी हफ्ता वसूल करने का काम में लगे हुए हैं। टीएमसी विधायक तपन चटर्जी के बयान ने अचानक से पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। एक बार फिर से ममता सरकार को उनके विरोधी कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बल्कि ममता सरकार के कामकाज पर एक सवालिया निशान लगाने वाला आरोप है, क्योंकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने एक भरोसे के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन उसी ममता सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो उगाही की चिट्ठी की बात कही गई आजाद जी, और कैसे देखते हैं इसको? आखिरी टिप्पणी के साथ भी आपके जाएंगे। देखिए, राजनीति में बहुत दिनों से अपराधीकरण जिस तरीके से हुआ है, बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हुई है। लोग उसको मान भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर अपराधियों का जो गठजोड़ है या उनकी जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में और भी बहुत ज़्यादा गंभीर है, और खासतौर से किसी भी प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। और ये लोगों को सोचना होगा कि हम जिन लोगों को अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, आखिर उनका अपना कैरेक्टर क्या है, और आगे उनको हम किस लिए कंटिन्यू करें या उनको किस तरह से हम बाहर करें, ये जनता को ही तय करना होगा। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जो चौंकाने वाली होती है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। आने वाले वक्त में कितना बदलेगा देश, कितने बदलेंगे नेता, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।